बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्बिट्राज के हवाले से थोड़ा बहुत। अच्छा, आर्बिट्राज फ़ाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है और उसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 मिनट में या 1 मिनट में जो 3 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ है उनको मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो मेन थ्योरीज़ है तो उनकी मैं समरी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट जो हमारे साथ थ्योरी थी वो क्या है? एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बेसिकली मेन इसकी पॉइंट क्या थी कि भाई अगर आप फर्म की टोटल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर या जो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है या लिवरेज है आप चेंज करते रहते हैं, यानी लिवरेज मीन कि आप डेट को बढ़ाते हैं, ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग करते हैं, कम करते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिवरेज रेशो ज़ाहिरी बात है चेंज होगी, तो उससे के नॉट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, के नॉट कांस्टेंट ही रहेगा। मेन जो इजम्पशन है वो उनकी ये थी, ठीक है। और ओवरऑल जो वो बात कर रहे थे वो कहते थे कि कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्टिमल मीन के जिस पे वेग सबसे कम हो, यानी वेग जो है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट वो सबसे कम हो, और वेग क्या है? यही के नॉट है, ठीक है। तो ये कुछ फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में एक अदर वीडियो में। अभी हम जाते हैं सेकंड अप्रोच पे। ये इज़ अ बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ कि आर्बिट्राज टॉपिक क्यों हम पढ़ते हैं और ज़रूरी क्यों है और किस लिए उन्होंने इंक्लूड की है, और स्पेशली टोटल वैल्यू प्रिंसिपल थ्योरी के बाद ही उन्होंने इसको इंसर्ट की है। तो असल रीज़न क्या है उसको समझते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड लाजिम है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जनाब जो सेकंड अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसकी जानिब। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि भाई एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि जिस पे वेक सबसे मिनिमम हो और जो फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वो सबसे हाईएस्ट हो, सबसे हाई हो, ठीक है। तो ये बात ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ मैं किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आर्बिट्राज को समझते हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कि भाई है एक कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर इधर लीवरेज ज़ीरो है और 15% रिटर्न इन्वेस्टर यानी जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के मालिक है, वो मांग रहे हैं, तो अगर आप लीवरेज को बढ़ाओगे इस तरह एक एक्सिस पे तो वे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स शील्ड बेनिफिट मिल रहा है लीवरेज को बढ़ाने से। टैक्स शील्ड बेनिफिट ये पूरा मैं डिटेल में फिर एक्सप्लेन कर लूँगा। और इसकी वजह से जब डेट बढ़ा रहे हैं तो शेयर होल्डर आपको पेनलाइज कर रहे हैं, तो वो भी रिटर्न ज़्यादा मांग रहे हैं, इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है। के ई जो है, और के आई एक ख़ास रेट पे आपको मिल रहा है तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक ऐसा लिमिट आ जाता है जहाँ पे टैक्स शील्ड बेनिफिट से ये लोग रिटर्न फिर ज़्यादा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर बैंकरप्सी कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, और फर्म की बैंकरप्सी कॉस्ट्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों भी ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो फिर नुकसान है। और यही पॉइंट के जिस पे सबसे मिनिमम वेक है, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट के नॉट जो है सबसे मिनिमम है और आपकी फर्म की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। चलो ये भी फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड हमारा काम का चीज़ है वो हमारे साथ मोडिग्लानी एंड मेलर द टोटल वैल्यू प्रिंसिपल, ये उन्होंने दिया था, ये दो लोग थे, ठीक है। अच्छा, टोटल वैल्यू प्रिंसिपल क्या कहता है? ये लोग कहते हैं कि भाई जो एनओआई अप्रोच है, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे आप लीवरेज को चेंज क्यों न करें। इधर देखो चेंज है। ये कहते हैं कि अगर हम एक फर्म को ले लें और इसमें से डिट फाइनेंसिंग 35 मिलियन इसकी मार्केट वैल्यू है और इक्विटी फाइनेंस की जो टोटल इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 65 मिलियन है, और फिर टोटल वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 100 मिलियन ही आ रहा है। इधर भी देखे तो हमने सिर्फ उल्टा किया, यानी पूरा हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया। जो डेट था वो हमने 35 के बजाय 65 मिलियन किया, और जो इक्विटी है वो 65 के बजाय 35, यानी उल्टा किया, तो तब भी 100 मिलियन टोटल वैल्यू है। तो भाई क्या कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या असर है? लेकिन ये तब पॉसिबल है, ये जो लोग कह रहे हैं ये तब पॉसिबल है जब ना तो टैक्सेस हो और ना उस वहाँ पे या उस जगह में जहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट इम्परफेक्शंस हो। मार्केट इम्परफेक्शंस क्या है? कि मार्केट स्टेबल हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई बैंकरप्सी कॉस्ट ना हो, कोई हमारे साथ मॉनिटरिंग कॉस्ट ना हो, और बाकी जितने रिलेटेड कॉस्ट्स है वो सब ना हो, तो तब जनाब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। अभी हम आर्बिट्राज पे सही आ रहे हैं।
अब आर्बिट्राज क्यों पढ़ते हैं जनाब? इसलिए कि ये टोटल वैल्यू प्रिंसिपल को मज़ीद सपोर्ट देने के लिए कहते हैं कि अगर ये हमारी थ्योरी गलत है, अगर दो फर्म हर एस्पेक्ट से सेम है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, मैं सिर्फ इज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, वो हर एस्पेक्ट से सेम है, उनकी टोटल एसेट, उनकी ऑपरेटिंग इनकम एक साल की या जो भी है, जितने भी एस्पेक्ट्स है, उनके ऑपरेशंस, उनकी सब जितने मतलब बाकी एस्पेक्ट्स है, वो हर एस्पेक्ट से सेम है, उनके एसेट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारे साथ है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर आप देखें, इधर देखो लिवरेज एक तरह है, इधर दूसरी तरह है, ठीक है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है, ठीक है। तो अगर हम ये इज्यूम करें कि भाई दोनों फर्म्स की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, यानी मोडिग्लानी मिलर अप्रोच को रॉन्ग बनाए, तो ये लोग किस तरह आर्बिट्राज के जरिए कहते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो आप लोग कहते हैं कि बराबर नहीं है, ये फिर भी इक्वल होगी, किस तरह ये पॉसिबल है आर्बिट्राज के जरिए? तो आए हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं आसान अल्फाज में कि ये कैसे इक्वल होती है। अच्छा, तो अब हम आर्बिट्राज के मेन टॉपिक पे आ गए, आर्बिट्राज एंड द टोटल मार्केट वैल्यू। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वही मोडिग्लानी एंड मिलर की थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई अगर दो फर्म्स हमें ले लूँ और हर एस्पेक्ट में वो सेम हो, इन्हें उनकी एसेट्स, उनकी ऑपरेटिंग इनकम वगैरह सब कुछ सेम हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो? एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, उन दोनों की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है, तो उनकी मार्केट वैल्यू सेम होगी। अब ये लोग कहते हैं कि अगर सेम नहीं है तो अदरवाइज आर्बिट्राज पॉसिबल है। आर्बिट्राज एक बिजनेस ट्रांजैक्शन या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि इन दो फर्म्स की अगर वैल्यू डिफरेंट भी हो, यानी हमारी थ्योरी अगर गलत भी हो, तो तब भी जाके आर्बिट्राज इन दोनों फर्म की वैल्यू को इक्वलाइज करेगा, ठीक है। कैसे? चलो आर्बिट्राज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं। आर्बिट्राज क्या है? ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बाय नेचर, आपको ये पता होना चाहिए। जब कोई इन्वेस्टर ये पता लगाए कि भाई दो एसेट मार्केट में मिल रहे हैं, कौन से एसेट? भाई मैं लैंड या बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल एसेट की बात हो रही है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। तो टू एसेट्स अगर हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से वो सिमिलर हो, एसेंशियली दे आर सेम, तो अगर इन्वेस्टर ये ऐसा सिनारियो देखे तो वो उसकी बिहेवियर क्या होगी? वो जो चीपर है उसको बाय करेगा, और जो एक्सपेंसिव वाला उसके हाथ में है उसको सेल करेगा। और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? एक की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी ऊपर जाएगी, और जो दूसरा सेल हो रहा है उसकी डिमांड लो होने से, या मतलब सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस नीचे आएगी, और मतलब इसी तरह दोनों बैलेंस होकर एक जगह पे रह जाएंगे, तो दोनों एसेट एक जैसे माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, ये ए और बी। तो अब प्रोसेस क्या है आर्बिट्राज का मेन? अगर इसकी टोटल वैल्यू फॉर एग्जांपल 70,000 है या 60K है, लेट्स सपोज 60K, और इसकी है 70, तो दोनों हर एंगल से सेम फर्म्स है, तो इधर के इन्वेस्टर है उनके दिमाग ख़राब नहीं है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी आर्बिट्राज प्रोसेस के ज़रिए यहाँ से अपने शेयर सेल करके यहाँ ख़रीदेंगे, क्योंकि ये दोनों फर्म हर लिहाज से सेम है, सिर्फ क्या है कि उनकी शेयर प्राइस में इशू है। तो ये जो महंगे से ऐसे शेयर्स है, सॉरी, वो सेल करके इधर जो सस्ते वाले हैं वो ख़रीदेंगे, और दरमियान में जो नेट डिफरेंस है वो उनके लिए आर्बिट्राज से बेनिफिट है, ठीक है। आर्बिट्राज बेनिफिट जो उनको मिल रही है आर्बिट्राज से, वो बेनिफिट है, ठीक है। तो इन्वेस्टर तो हमेशा इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि उसको बेनिफिट मिल जाए, सही है। अब हम आर्बिट्राज की एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो आर्बिट्राज की एग्जांपल के लिए वही हम दो फर्म लेते हैं, लेट सपोज एक कंपनी है, कंपनी NL, जिसने कोई लेवरेज, कोई डेट फाइनेंसिंग नहीं की है, पूरा इक्विटी फाइनेंस्ड है, शेयर होल्डर्स ने पैसा पूरा का पूरा लगाया है, ठीक है। दूसरी कंपनी एल, इसमें 30,000 का लोन उन्होंने या मतलब डेट फाइनेंसिंग की है और 12% इस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है डेट पे, सही है। तो अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है? ये मार्केट वैल्यू जो है ये इसकी फेस वैल्यू की बराबर है, ठीक है, डेट की जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, सही है। तो ये बात है। अब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? जो नॉन लिवरेज फर्म है, कंपनी NL, उसके लिए 15% है और कंपनी L के लिए 16% है। ये डिफरेंट इसलिए है, 16 इसलिए है क्योंकि इसमें डेट फाइनेंसिंग उन्होंने यूज़ की है, 30,000 का डेट यूज़ किया है और डेट फाइनेंसिंग की ही, तो शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स
वो कंपनी को पेनलाइज कर रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं कि भाई आपने डेट फाइनेंसिंग की है तो हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल बिहेवियर है, एक अप्रोच है। ठीक है, अब इन और आई दोनों फर्म की क्या है याद रखो, ये गिवन, ये इनपुट है, ये चीज़ें आपको पता हो, आगे एग्जाम्पल में फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर ये चीज़ें आपके जहन में हो कि भाई जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी वो दोनों के लिए 10,000 है, हमने एज्यूम किया है एज ए एग्जाम्पल, और एक की रिटर्न 16 और एक की 15, मतलब इस तरह है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो, आगे फिर एग्जाम्पल आसान है। चलो अब हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम मेन प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि भाई इधर जो एम अप्रोच है, मुडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी है, वो गलत भी है कि नहीं। तो इसके लिए दोनों फर्म की हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकलवाते हैं कि भाई जो लेवरेज फर्म है कंपनी एल और जो कंपनी नॉन लेवरेज फर्म है, उनकी टोटल वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं, जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसमें डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस हो तो तब जाके हम आर्बिट्राज को मतलब समझ सकते हैं। तो हमने सिंपली इन स्टेप से निकलना है। ठीक है, और ये क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर ये निकलवाना है। ये सारा कैलकुलेशन किस लिए कर रहे हैं, टोटल मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर इस फॉर्मूले से किया जाता है, ओ यानी ऑपरेटिंग इनकम माइनस आई जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको माइनस करो। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो शेयर होल्डर की अर्निंग है इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करो ऑपरेटिंग इनकम से, तो वही रह जाएंगे। तो इधर तो कोई हमने डेट यूज़ ही नहीं की है, तो सिर्फ 10,000 माइनस जीरो यानी वही 10,000 आ गया। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हमें चाहिए ताकि हम टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी फाइंड आउट करें, कंपनी एन एल नॉन लेवरेज कंपनी की, जो हमने उधर मिसाल ली है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर जो हमने अभी कैलकुलेट किया 10,000 डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रिटर्न जो हमें गिवन है, एग्जांपल है 15% है। ठीक है, कंपनी एन एल के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 15% है। तो 10,000 को बाई 0.15 पे डिवाइड करो तो 66,667 हमारे साथ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। ये फिगर्स आपको याद करने हैं अपने जहन में, ताकि आगे एग्जाम्पल में फिर हम इसकी जिक्र करें कि आपको याद आ जाए कि भाई उसी की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं फाइनली। ये हम नॉन लिवरेज कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी एन एल, सही है। फिर इसी तरह प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपनी एल के लिए करेंगे। तो जनाब ये क्या है, 66,000 जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और अगर दूसरा फाइनेंसिंग कोई यूज़ की है डेट, तो वो तो हमने यूज़ नहीं की है तो ज़ीरो है। तो प्लस करो भी तो वही आ रहा है, 66,667 पूरे फर्म की वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा फर्म किसने फाइनेंस की है, ये नॉन लेवरेज है, ये पूरा शेयर होल्डर्स ने फाइनेंस की है, जो कॉमन शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट के नोट को हम निकलवाते हैं। ठीक है, कि उसका भी पता चल जाए कि कितना डिफरेंट है। के नोट कैसे निकलते हैं, जो ये रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके साथ इसका वेट मल्टीप्लाई करो। के नॉट किस तरह आता है कि भाई जो हमारे साथ के ई है इससे इसका वेट मल्टीप्लाई करो, तो के ई 0.15 है, 0.15। ठीक है, इनटू वेट कैसे निकलते हैं, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है 66,667 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये थोड़ा मिस हो रहा है, 667 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो टोटल भी यही है, तो ये डिवाइड करे तो ये पूरा 1 आता है, सॉरी ये 1 आ रहा है, सही है, इससे 1 आ रहा है, और 1 को 0.15 से मल्टीप्लाई करो यानी इससे, तो वही 15% आ रहा है। आई होप कि आप पिक कर रहे हैं इस पॉइंट को। और इसमें लीवरेज बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि हमने कोई डेट यूज़ नहीं की है। तो ये तो एक कंपनी की वैल्यूएशन की बात हो गई। अब जाते हैं सेकंड पे। अच्छा, तो इधर भी सेम प्रोसेस है, हमने टोटल मार्केट वैल्यू निकलवाना है और इसके लिए अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर कैलकुलेट करना है, लेकिन इधर किस्सा थोड़ा डिफरेंट है। देखो इधर ये लेवरेज कंपनी है, इसने 30,000 का बैंक लोन यूज़ की है, या मतलब डेट फाइनेंसिंग की है, और 12% इस पर इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, 12%। तो देखो 10,000 तो ऑपरेटिंग इनकम है माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर जो अर्निंग है वो आ जाएंगे। तो 3,600 कैसे आया, ये 12% है 30,000 की, तो 3,600 हो गए। ठीक है, अब ये 6,400 जनाब क्या है, ये हमारे साथ अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलवाते हैं। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी एल है। ठीक है, लिवरेज कंपनी जो है जिसने डेट यूज़ की है, तो ई बाई के ई है। अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर जो अभी कैलकुलेट किया ये हो गया। ठीक है, और के ई 16% है, ये गिवन डेटा से हमें पता है, सही है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया।
तो टोटल 40,000 इससे आ रहा है, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करें तो $40,000 आ रहा है। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, लेकिन उन्होंने डेट भी यूज़ की है 30,000 की, इसकी मार्केट वैल्यू जो है। तो दोनों को ऐड करके, दोनों फाइनेंसिंग कंपोनेंट को, यानी इक्विटी और डेट को, तो इससे 70,000 टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। किसकी? कंपनी की, ये पूरे इस कंपनी की, ठीक है। तो ये हमारे साथ टोटल मार्केट वैल्यू है। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा? के नॉट, जो वेग है, जिसे हम वेग भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह आएगा कि भाई दोनों कंपोनेंट्स की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है या डिस्काउंट रेट है और उसका जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करो। वेट क्या है कि भाई 40 और 30 यानी 70 में से 40,000 को उठाओ, यानी 70,000 पे डिवाइड करो, तो ये इक्विटी का वेट हो जाएगा, और 30,000 डिवाइडेड बाय 70,000 ये वेट हो जाएगा किसका? ये डेट का वेट हो जाएगा, डेट फाइनेंसिंग का। और उन दोनों की रिटर्न भी मल्टीप्लाई करो साथ में, तो वो मल्टीप्लाई करो, और जब आप एड अप करो दोनों को तो ये 14.3% आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये कैलकुलेट होता है। और इधर डेट टू इक्विटी रेशो भी आप निकलवा सकते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये 0.75 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेवरेज है कि हाउ मच आपने डेट ओवर इक्विटी यूज़ की है, ठीक है। तो ये बात है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके एक्चुअल आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, और उस अप्रोच को अब हम स्टडी कर रहे हैं इस स्लाइड में, जो मुडिग्लानी एंड मिलर ने बताया है कि किस तरह वो जो महंगी कंपनी है, जिसमें मतलब शेयर प्राइस महंगी है, उससे अपना इन्वेस्टमेंट निकलवा कर जो सस्ती प्राइस वाले शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करेगा। क्या प्रोसेस वो यूज़ करेगा? क्योंकि देखो इधर प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखें तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू 70,000 आ रहा है, ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया। और जो प्रीवियस वाले है उसमें क्या आ रहा है? 66,667। तो ये हमारे साथ अंडर वैल्यूड है, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड कंपनी, मतलब लो है। और ये जो दूसरी वाली है ये क्या है? ओवर वैल्यूड, इसे बोलते हैं ओवर वैल्यूड। ये ओवर वैल्यूड है, इस कंपनी की प्राइस बहुत हाई है, और बाकी दोनों फर्म हर रिस्पेक्ट से सेम है, ठीक है। तो ये लोग ओवर वैल्यूड यानी जो लिवरेज फर्म है उससे अपना इन्वेस्टमेंट निकलवा कर नॉन लिवरेज फर्म में करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट। लेकिन किस तरीके से, ये प्रोसेस अब हम समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि आप खुद जो सुन रहे हैं इस टॉपिक को, आप खुद एक इन्वेस्टर है, और आपने जो लिवरेज कंपनी है, आई होप कि आपको जो प्रीवियस का डेटा है हमने कैलकुलेट की है वो आपको याद है। अगर याद नहीं है तो फिर आप उसके साथ साथ देखें, ठीक है, कि क्या वैल्यूज़ थे, या अपने साथ किसी पेज और पेन को उठाकर नोट करिए सारा कुछ, ताकि फिर आपको याद हो और डायरेक्टली आप इसको अपने जहन में रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इज्यूम करते हैं कि भाई आपने एक लिवरेज कंपनी में 1% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। 1% मतलब क्या है कि जो 40,000 उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी प्रीवियसली, फिर आप देखें अगर आपको याद नहीं है तो उसमें से 1% $400 है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट $400 है। लेकिन ये लिवरेज कंपनी की तो 70,000 टोटल वैल्यू है, और दूसरे की $66,667 है, ठीक है। तो ये ओवर वैल्यूड से आपको नुकसान है। आप इस सस्ते वाले को ख़रीदो और जो महंगे शेयर्स हैं उनको सेल करो, तो आपको जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए आर्बिट्राज में बेनिफिट होगी। तो आपने इसी को करना है, लेकिन इसके लिए आपने पर्सनल फाइनेंसिंग करनी है, और ये 3 स्टेप फॉलो करके आप आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन के एंड पे जाते हैं, ठीक है। और इससे मैं फिर बेनिफिट को नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगा कि किस तरह आपको इससे बेनिफिट मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, नोट करें जनाब, अपने पेन और पेज को रेडी रखकर नोट करें इस चीज़ को। आपने क्या करना है, जो इस कंपनी का स्टॉक अभी आपने होल्ड कर रखा है इसको सेल करना है। तो आपके हाथ में $400 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? $400 है, सही है। सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है कि पर्सनल डेट आपने लेना है। देखो जो लिवरेज फर्म ने डेट लिया था 30,000, उसकी जो मार्केट रेट चल रही थी वो 12% पे मिल रहा था, तो आपने भी 12% पे $300 लेने हैं। और ये कितना है? ये 1% ऑफ द फाइनेंस है, डेट फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी एल है, यानी 30,000 का 1% जो है आपने पर्सनली, आप इस टाइम स्टेप नंबर 2 पे आप किसी भी कंपनी की अभी ऑनर या मतलब स्टेक होल्डर नहीं है, फिलहाल कोई आपने मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं की है, और किसी भी कंपनी के साथ आप अटैच नहीं है, क्योंकि आपने इसी कंपनी का शेयर, कंपनी एल का शेयर आपने सेल आउट किया और आपको $400 अभी हाथ में आए हैं। अब $300 मजीद आपने डेट फाइनेंसिंग स्टेप नंबर 2 में की,
और इस पे आपने एनुअल 12% रिटर्न देना है, तो ये भी आप जहन में याद रखें। और ये पूरे कितने किसके बराबर है ये $300? ये 1% ऑफ दी कंपनी एल डेट फाइनेंसिंग का बराबर है, ठीक है। कि 30,000 जो उन्होंने डेट फाइनेंसिंग की है उसमें आपने 1% का किसी और बैंक से लिए, ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका बराबर है और एक्चुअली भी बराबर है। देखो $300 1% ऑफ 30,000 है एक्चुअली भी, ठीक है। तो ये सिनारियो है। थर्ड स्टेप में फिर आपने जनाब करना क्या है कि चूंकि जो अंडर वैल्यूड कंपनी है इसमें आपको बेनिफिट है, तो उसी में आके अब आपने वेलकम करना है और आपने शेयर्स परचेज करने हैं। लेकिन कितने? 1% शेयर्स। ये 1% इसलिए ताकि हमें डिफरेंस का पता चले कि क्या बेनिफिट इसमें हो रही है बनिस्बत कंपनी एल के, ठीक है। अब ये आपने 1% ऑफ द स्टॉक इन कंपनी एन एल परचेज किया, लेकिन इसका कीमत क्या पड़ा? $666.66। अब आप कहेंगे कि भाई इधर 1% 400 पे थे और इधर 666, तो ये ही महंगे हैं। किस तरह महंगे वाले खरीद रहे हैं? नहीं, इधर जो हमारे साथ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो $66,667 है, और इस केस में जो मार्केट वैल्यू है $40,000 है। तो भाई 1% इन दोनों का निकलवाना, जाहिर बात है डिफरेंस होगी, ये बड़ी होगी। तो आप इसी नज़र से देखोगे कि भाई इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और इसके कितने हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी जहन में हो। अब ये जब आपने परचेज किया, आपके साथ टोटल $700 थे, यानी 400 अपने पर्सनल जो आपके 1% शेयर सेल किए थे आपने, और 300 आपने डेट फाइनेंसिंग यूज़ की थी, ठीक है। तो आपके साथ टोटल कितने शेयर है? सॉरी, कितनी डॉलर है? 700। इसमें आपने 666.67 पे 1% स्टॉक ऑफ कंपनी इन एल परचेज किया। तो इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा $33 हो गए वो आपको बचे हैं, और ये आप अदर इन्वेस्टमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस सिनारियो को थोड़ा ओपन करके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि भाई इससे मुझे ट्रांसपेरेंट जो वाज़ेह नज़र आ रहा हो कि क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलो अब इसको हम समझते हैं। जनाब इधर आप अंदाज़ा लगाए कि जो कंपनी एल है, लेवरेज कंपनी, जिसमें अभी आपने इन्वेस्टमेंट को निकलवा कर यानी सेल आउट किया, उसमें से आपको जो रिटर्न मिल रहा था वो 16% ऑफ आपकी जो शेयर थे, जो मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर थी, तो वो 400 थी। यानी 1% जो आपने स्टॉक होल्ड कर रखा था उसका 16% आपको 64 एनुअली मिल रहा था, इससे जो रिटर्न था, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन आपने किया, यानी मतलब सेल किया और फिर दूसरी कंपनी यानी कंपनी एन एल में जो नॉन लेवरेज कंपनी है उसमें परचेज किया, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? देखो, अगर आप 666.67 यानी 1% जो स्टॉक है दूसरी अंडर वैल्यूड कंपनी की, यानी एन एल जो कंपनी है जिसमें अभी आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की, उस पे आपको अगर वही रिटर्न आप कैलकुलेट करें तो आपको 100 मिल रहा है, इधर 64 है। लेकिन अब एक बात और भी है कि आपने इसको परचेज करने के लिए 300 बैंक से भी लिया था और उसको भी 12% आपने रिटर्न देना है। तो भाई 12% ऑफ 300 $36 बनते, तो 100 में से तो डायरेक्टली ये माइनस करो, अभी 64 ही आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे हम आ गए। आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई इधर भी $64 मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न और इधर भी 64 मिल रहा है, तो भाई व्हाट इज द बेनिफिट? जनाब बेनिफिट को आप सुन लो। आपने इस स्टॉक को खरीदने के लिए 400 में से $366.66 अपने लगाए थे, जो आपके आपने शेयर्स सेल आउट किए कंपनी एल के, और आपके साथ $400 आ गए, और इसके लिए प्लस $300 आपने बैंक से लिए, तो ये हमारे साथ 666.66 यही बन गया, ठीक है। और इस 400 पर्सनल जो आपकी फाइनेंस थी उसमें से आपको $33 बच गए, $33.33 बच गए, ठीक है। और ये आप अदर इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, दिस रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड नेट इन्वेस्टमेंट टू 366.66 टू 64। मैं अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। इधर जो आपको $400 इन्वेस्ट करने से $64 मिलता था, तो इधर आपको 400 के बजाय $366.66 पे वही $64 मिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपने थोड़ा बहुत तकलीफ की कि भाई बैंक से लोन लिया और उसको भी अपना रिटर्न दे के फिर भी आपको वही 64 मिल रहा है। एंड आई होप कि आप मेरे पॉइंट को पिक कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कि भाई जो आपकी पर्सनल $400 थे, अगर कंपनी एल में आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो इधर आके आप देखें, इधर आपको 64 ही डॉलर मिलने थे, और इधर जो आप आ गए तो 400 के बजाय पर्सनल जो आपकी मतलब आपकी जो शेयर आपने सेल आउट किए 400 के,
$400 के, तो उसमें से सिर्फ 366 आप अपने फंड से लगा रहे हैं, बाकी आप बैंक लोन 300 उनमें से ऐड करते हैं, तो टोटल $666.66 बनता है, ठीक है। और ये 1% स्टॉक की मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी NL में, जो अभी आपने इसमें परचेज किया है। तो भाई 64 रिटर्न इधर भी है, लेकिन इधर $33.33 कम पड़ रहे हैं। आपको अदर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका मिल रही है, यही $33.33 जनाब, ये क्या है, ये आर्बिट्राज से आपको बेनिफिट है, आर्बिट्राज से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, सही है। नेक्स्ट बस हम सिर्फ समरी को समझते हैं, ये पॉइंट्स डायरेक्टली हम एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जो कंपनी L है और जो कंपनी NL है, लोग इस लेवरेज फर्म से अपना इन्वेस्टमेंट निकलवा कर इधर कर रहे हैं, किसके जरिए, 1 2 3 जो हमने स्टेप बताए, इस कंपनी की स्टॉक सेल करो, ये जो कंपनी है, और पर्सनल लोन लो बैंक से अपने हिसाब से, और थर्ड जो है इस कंपनी में परचेज करो। तो इसी तरह होगा क्या, इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू ये कितनी है जनाब, हमने कैलकुलेट की है, इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है 70,000, आपको अभी याद आया होगा। इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो क्या है, $66,667 है, ठीक है। तो ये है दोनों की मार्केट वैल्यू, ये डिफरेंट है। अब होगा क्या आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन से, इस कंपनी L में से लोग अपने शेयर सेल आउट करेंगे, तो इस कंपनी पे सेल प्रेशर बढ़ेगा और इसकी वजह से उनकी शेयर प्राइस में डिक्रीमेंट आएगी। शेयर प्राइस से ये 70,000 वैल्यू डिक्लाइन होगी, ठीक है, इसमें एक डिक्लाइन आपको नज़र आएगा। तो इससे होगा क्या कि ये 70 से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अब इधर परचेज बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है कंपनी NL में, लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे कंपनी के शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये 66,667 जो हमारे साथ मार्केट वैल्यू है ये बढ़ेगा, फर्म की जो मार्केट वैल्यू है ये बढ़ जाएगी, और ये ऊपर जाके और ये 70,000 वाला नीचे आके एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यही हमारी काम की पॉइंट है कि दोनों इक्वल हो जाए, तो भाई कोई कंपनी L में ख़रीदे या कंपनी NL में ख़रीदे शेयर, एक ही बात हो जाएगी। तो मूडिग्लानी एंड मिलर क्या कहते हैं कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, एक NL है और एक L कंपनी है, इसकी वजह से अगर फर्म की वैल्यू इक्वल नहीं भी है तो आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन तब तक जारी रहेगा। ये लोग इस तरह प्रोसेस करेंगे 3 स्टेप में, जब तक कि दोनों की वैल्यू एक जगह पे इक्विलिब्रियम में खड़ा ना हो जाए। एंड आई होप कि आपको क्लियर है अभी, ये समरी थी इन पॉइंट्स की, सही है। फिर भी अगर कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। खैर है, फिर भी इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है और फाइनेंस सारा का सारा इस तरह टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।